नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव डिबेट। और हमारे साथ में आज खास मेहमान हैं विकास सिंह, जो प्रदेश संगठन मंत्री हैं श्री राजपूत करणी सेना उत्तर प्रदेश है। विकास साहब, एटीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में सवर्णों को आप ले लीजिए, ब्राह्मणों को ले लीजिए, राजपूत को ले लीजिए, वैश्य को ले लीजिए, हजारों संगठन बने हैं। चाहे वह सेना के नाम पर, दल के नाम पर, आर्मी के नाम पर, और फिर इसमें भी समाज ने अलग अलग सरनेम के साथ में भी संगठन बना रखे हैं। संगठन सिर्फ बटे ही नहीं, संगठन अंदर भी बटते चले गए। किसी में 50 सदस्य हैं तो किसी में 50,000। एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे? चिल्लाया यह भी जा रहा है कि शोषण हो रहा है, लड़ाई भी एक है, लेकिन सब एकजुट होना क्यों नहीं चाहते हैं? जितने भी संगठन हैं, एक आवाज, एक दिन, एक साथ क्यों तय नहीं की जा सकती? एक साथ में अगर संगठित होकर के कोई लड़ाई लड़ी जाएगी तो शायद जीत हो भी जाए, लेकिन अलग अलग अगर जो है लड़ेंगे सभी लोग, तो क्या आपको लगता है कि यह लड़ाई जीतना संभव है? वो भी उस सरकार से जिसके साथ में पूरी सरकारी मशीनरी है, मनचाहे कानून बना रही है लगातार, देन भी सवर्णों की ही है। तो सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहूंगा मैं, यूजीसी को लेकर के आपका संगठन और अन्य संगठन किस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं? यूजीसी पर सरकार जो है वो अभी वापस ही नहीं आई है, बात ही नहीं करना चाहती है। तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन सरकार की तरफ से सही और सटीक जवाब नहीं मिल रहा है। जी। यूजीसी पर जो काला कानून सरकार ले आई है और सवर्णों के ऊपर थोप दिया है, इसके लिए पूरे भारत में श्री राजपूत करणी सेना पूरे भारत में, और केवल राजपूत ही नहीं, टोटल जितने सवर्णों के संगठन हैं सबको एक साथ ले करके और विरोध कर रही है। पिछले दिनों हम लोगों ने लखनऊ में किया, उसके अलावा यूपी के कई जिलों में हुआ, सारे सवर्णों के साथ हुआ। सवर्णों का जितना संगठन था सब एक साथ किए, और उसके साथ साथ राजस्थान में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उसका यूजीसी को लेके विरोध हुआ, गुजरात में हुआ। और हम लोगों ने ठान के रखा है, ये तो मामला कोर्ट में है, इसलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कोर्ट का। नहीं तो अब तक तो, जब तक ये यूजीसी कानून जो है खत्म नहीं होगा पूर्ण तरीके से, तब तक हम विरोध इसका करते रहेंगे। और उसके लिए जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जो ये काला कानून हम लोगों को ऊपर जबरदस्ती थोप दिया गया है, उसके लिए हम अंत तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। उसके लिए चाहे जो करना पड़े करेंगे। जी। जो सांसद जीत करके गए, जो विधायक जीत के गए, जो हमारे जनप्रतिनिधि जीत के गए, सवर्णों के ही वोट से और शायद जनता के वोट से, सभी के वोट से, राष्ट्रवाद से शुरू हुए थे। कहा था कि राष्ट्रवाद लाएंगे ऐसा जहां कोई जातिवाद नहीं होगा, कोई धर्म पर विवाद नहीं होगा, कहीं भगवान को गाली नहीं पड़ेंगी और किसी पर कोई टीका टिप्पणी नहीं होगी, एक समान एजुकेशन होगी, एक समान जो है यूसीसी की बात हो रही थी, यूनिकोड की बात हो रही थी कि हम लाएंगे। लेकिन यूसीसी लाते लाते ये तो यूजीसी ले आए, उम्मीद थी क्या? और साथ ही जो सांसद हैं, किसी ने आवाज अभी तक नहीं उठाई संसद में, ये नहीं कहा, न किसी ब्राह्मण सांसद ने, न किसी क्षत्रिय सांसद ने, किसी सवर्ण सांसद ने उठकर के ये नहीं कहा कि आप कर क्या रहे हैं। प्रधानमंत्री को चेताया तक नहीं। वो और फायदे इसके बता रहे हैं बजाय नुकसान के। वो यह बता रहे हैं कि देखिए, जातिवाद से बहुत बड़ा फायदा है। आप समझ नहीं रहे हैं अभी। कैसे समझेंगे, कैसे समझाएं आपको, कैसे समझेंगे? क्यों आंदोलन कर रहे हैं आप उनको नहीं समझा पा रहे, या फिर वो आपको नहीं समझा पा रहे कि हम लाए क्यों है, किस लिए लाए हैं? ये बहुत जरूरी है। जी। देखिए, जहां तक रह गई नेताओं की बात, सांसद और विधायक की, उनको भी ये चीज भली भांति पता है कि ये हमारे नुकसान की चीजें हैं, लेकिन वो अपने कहीं ना कहीं पर्सनल स्वार्थ के और उसमें ऐसे दबे हुए हैं कि वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो उस पर बोलेंगे उनको ये पता है कि हमारी गद्दी चली जाएगी। और रही बात सवर्ण जो हमारे जैसे आते हैं, कि उस समय तो जब वोट लेना होता है तो आते हैं, जैसे ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, बनिया हो, लाला, कोई भी, उनको अपनी जाति बिरादरी तभी तक याद रहती है जब तक उनको वोट लेना होता है। और जैसे ही वोट वो चुन के जाते हैं,
उसके बाद उनके दिमाग से वो सारी चीजें निकल जाते हैं। उनके बाद उनके लिए सर्व समाज ही, क्योंकि अभी किसी सांसद विधायक के पास अब चले जाइएगा, वो आपका काम नहीं करेंगे, कहेंगे हमारे ऊपर जातिवाद का ठप्पा लग जाएगा। तो इनके जैसा नेताओं नेताओं से तो हम लोगों को ऐसी चिढ़ हो गई है कि हम लोग नेताओं के यहाँ जाना ही बंद कर दिए हैं। किसी और समाज का नेता होता है, वो अपनी आवाज अपने समाज के लिए खुल करके बोलता है, लेकिन हमारा इस सवर्ण समाज ऐसा क्यों है, किस बंधन में, किस उसमें दबा हुआ है कि आरोप भी लगते हैं, गाली भी सुन लेता हो। इस संसद भवन में अपने समाज के ऊपर दुनिया की गाली दी जाती है, विरोध किया जाता है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ के वही परोसा जाता है, जाति बदल दी जाती है हमारे समाज के लोगों की। किसी को बोल देते हैं कि जैसे ब्राह्मण समाज हमारा है, उसको कोई बोल देगा चुटिया काट लेंगे, कोई कह देगा हम जनेऊ उतार लेंगे, कोई कह देगा हम जूता खींच के मार देंगे, तो कोई कहेगा ठाकुर ऐसे था तो उसकी अंग्रेजों के साथ ऐसे था। तो ये हमारे जो समाज के नेता है ना, ये जब नेता बन जाते हैं तो ये एकदम थर्ड क्वालिटी के हो जाते हैं। इनके मतलब कोई जाति भी, इनके अपने समाज से मतलब नहीं होता है। अगर ये जिस दिन ये अपनी बात संसद भवन में रखना शुरू कर देंगे, उस दिन समझ में आ जाएगा कि हम लोग भी, हमारे भी कोई नेता हैं। ऐसे तो हमारा कोई नेता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी जिसकी वजह से आई, उसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। ये पूरे देश में चर्चा ही नहीं है बल्कि सच्चाई है। दुनिया का सबसे विशाल संगठन है, हिंदुओं का संगठन कहा जाता है। आजकल चादर और फादर में मोहन भागवत जी भी लिपट गए हैं, जिन्होंने कहा कि कभी कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई, कभी मोहन भागवत जी अपमान करते हैं हमारे खुद ही महापुरुषों का, उल्टी सीधी सी बातें करते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। आरएसएस से जुड़े हुए लोगों का, जो अभी संस्कृति की, धर्म की बात कर रहे थे, वो फायदे बता रहे हैं कि देखिए हिंदू राष्ट्र बनाने का कोई फायदा नहीं है। जो संकल्प हमारे पूर्वजों ने लिया था वो असल में एक छलावा और धोखा था, इससे बढ़कर के कुछ नहीं था। आरएसएस का मकसद सिर्फ केवल पार्टी बनाना और सत्ता में बने रहना था, इसीलिए वो उस समय के विकल्पों में चुना गया। और आज जो है हम जो कर रहे हैं वो अपनी सत्ता बचाने के लिए कर रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं उससे तो यही प्रतीत होता है। वो लगातार सवर्ण पर निशाना साधते हैं कि कभी जातियां बनाई, कभी ऊंच नीच आपने फैलाया, लेकिन आपको नहीं लगता कि वही महाराष्ट्र, वही नागपुर से ये नाग की तरह जो फुंकार रहे हैं लोग, ये लोग हिंदी के अपमान पर नहीं बोलते हैं। मराठियों के द्वारा जब हिंदू पीटे जाते हैं तब या नहीं बोलते हैं। और अब तो यहां तक हद हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर ही यह कह देती है कि देखिए आपको यदि मराठी नहीं आती है तो अब आप यहां गाड़ी नहीं चला पाएंगे। कल को सरकार यह भी बिल ले आएगी कि आपको यदि मराठी नहीं आती है तो आप महाराष्ट्र में नहीं आएंगे। आरएसएस क्यों नहीं बोल रही है? नागपुर से कार्यालय तो चल रहा है और हिंदी भाषियों पर ही चल रहा है, हिंदुओं पर ही चल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो कर रहे हैं उसको लेकर के कैसे आप देखते हैं कि आने वाला समय जो है वो कैसा रहेगा? सवर्ण को अपना विकल्प अब चुनना पड़ेगा, या सवर्ण असहाय हो जाएगा, या फिर सवर्ण को कोई ना कोई तीसरा रास्ता निकालना पड़ेगा? जी देखिए, सवर्ण एक ऐसी जाति है जिसमें जितने भी सवर्ण हमारे हैं, जितने सवर्ण जातियां, जितने सवर्ण में ठाकुर, ब्राह्मण, लाला जो भी हैं, ये अपने आप में खुद ही एक सरकार है। केवल हम लोगों को एक मुट्ठी बांधने की जरूरत है। और अभी हमारी मुट्ठी थोड़ी सी खुली हुई है, जिसका फायदा वो महाराष्ट्र में मराठी उठा लेते हैं। महाराष्ट्र जो कि शिवाजी की धरती, वीरों की धरती है, लेकिन वहां उत्तर भारतीय हमारे हैं, जो कि वहां मुंबई की अर्थव्यवस्था में आप देख लेंगे, सर्वे करा के मैं तो जाता रहता हूं, 80% उत्तर भारतीय हैं, सबसे मजबूत आदमी मुंबई। लेकिन क्यों ये लोग मुंह नहीं खोलते जब अपने लोगों पर ही अत्याचार होता है? किसी को रात में ऑटो वाले को मारा जाता है, किसी को उसमें वहां कंडीशन लगा दी जाती है कि आप मराठी नहीं बोलोगे तो आपको ऐसे नहीं करने देंगे, आपको ऐसे नहीं करने देंगे। ऐसे तो हर प्रदेशों में है। उत्तर प्रदेश में मराठी नहीं है, लेकिन हम लोग नहीं कहते हैं कि आपको भोजपुरी आनी चाहिए या आपको अवधी आनी चाहिए। ये तो सारी जगह पे है। लेकिन महाराष्ट्र में हमारे ही लोग शांत बैठ जाते हैं, हमारे ही नेता चुप रहते हैं। अपने ही लोगों पे होता है, जब वहां दिक्कत आती है तो हमारे नेता वहां चुप बैठ जाते हैं। पिछली बार भी ऐसा हुआ जब मनसे ने किया, मनसे ने जब उत्तर भारतीयों को जब मारपीट के भगाना शुरू किया, तब भी हमारे नेता वहां पे थे, एक शब्द नहीं बोलते। किस बात के लिए आप वहां दबे कुचले पड़े हुए हैं? कब बोलेंगे आप? हम तो कहते हैं कि
आप नहीं बोल पाते हो, करणी सेना को आगे कर दो। करणी सेना इतनी सक्षम है कि वो उद्धव को भी सुधार देगी और उनको भी सुधार देगी, राज ठाकरे को भी सुधार देगी। हमें केवल छूट दे दे आप। राष्ट्रवाद पर जब मोदी जी अगर कहते ये हैं, महाराष्ट्र छोड़ के न भाग गए तो राजपूत करणी सेना अपनी नाम वो खत्म कर देगी जी जिस दिन अपने पे आ गई। विकास साहब, मोदी जी जब आए थे 2014 में तो विकासवाद की बात कर रहे थे, राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे। राष्ट्रवाद से जातिवाद तक तो उनका सफर जो रहा, लोग तो नीचे से ऊपर चढ़ते हैं और वो ऊपर से आकर के नीचे तक कैसे आए पूरे देश ने देखा और दुनिया भी देख रही है। 100 शक्तिशाली लोगों में नाम हुआ करता था 2014 में। आज उसी मैगजीन से बाहर नाम निकाल के फेंक दिया जाता है और कहा जाता है कि आप शक्तिशाली रहे नहीं। कौन सी शक्ति, कैसा नाम? अब ये राष्ट्रवाद जाति निंदा कानून, आप जाति निंदा कानून क्यों नहीं बनाना चाहते ताकि कोई किसी की जाति को गाली ना दे पाए? आप क्यों नहीं चाहते हैं इस निंदा कानून बनाना ताकि कोई किसी के धर्म पर या भगवान पर कोई टीका टिप्पणी नहीं कर पाए? आप क्यों धर्म निंदा कानून नहीं बनाना चाहते ताकि एक दूसरे की के धर्म को भी कोई जो है टिप्पणी ना हो? इस निंदा कानून बनाने से हमारे लिए, हमारे यहाँ तो महापुरुष निंदा कानून भी होना चाहिए। महापुरुषों पर टिप्पणियां की जा रही हैं, राणा सांगा से लेके महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी से लेके किसी को छोड़ा ही नहीं जा रहा है। हर किसी पर एक गलत टिप्पणी आती है। कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आती है, कभी गांधी पर आती है, कभी किसी पर। लगातार टिप्पणियां हो रही हैं। क्या क्रांतिकारी महापुरुष निंदा कानून तो होना ही चाहिए। इस निंदा कानून तो देश में होना ही चाहिए। जाति निंदा कानून तो होना ही चाहिए। इस पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान होना चाहिए। भर भर की गालियां दी जा रही हैं। अंबेडकर को किसी ने लिखा, किसी ने कुछ कह दिया तो आपने उठाकर के SC ST में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। अरे भाई, गाली दी है तो आप उसको ले जाइए, ठीक है, लेकिन SC ST आप लगा रहे हैं, उसने जातिगत गाली तो नहीं दी है। और शायद किसी भी प्रकार की किसी को भी गाली देना गलत है। मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि उसने सही किया, लेकिन वही दूसरी तरफ जब भगवानों को गाली दी जाती है, उसको लेकर के एक शब्द नहीं निकलता है, कोई कानून बनाने की वकालत नहीं की जाती और कहा जाता है कि हमको और मजबूत करिए। कितना मजबूत करें? अमेरिका तक पहुंचा दिया जाए क्या? जी देखिए, एक तो एक ट्रेंड चल गया है नेताओं में। कोई OBC ST SC समाज का नेता है, उसको ये है कि किसी ठाकुर को गाली दे दो, किसी ब्राह्मण को गाली दे दो, हाईलाइट हो जाएगा। एक तो इनके में ट्रेंड चल गया है। और जब चढ़ाई होती है तो वे भाग जाते हैं, SC ST का ठप्पा ले लेते हैं, घूमते हैं। इनके पास एक रबड़ स्टैंप बना के आजीवन दे दिया गया है कि अगर आप दूसरे समाज को गाली दो और अगर आपको कोई बोले तो रबड़ स्टैंप उनके पीछे ठोक दो जाके। तो जब सारे कानून इन्हीं के लिए हैं तो हमारे लिए भी तो हमारा श्रवण आयोग की मांग हम लोग कर रहे हैं। श्रवण आयोग का गठन आप क्यों नहीं कर रहे हो? हमारे लिए भी श्रवण आयोग बना दो। उसके अलावा एक कानून ऐसा भी आप बनाइए जिससे कि जो हमारे महापुरुषों को हमारे उस पे गाली देते हैं उनके लिए भी हो। उसमें सारे नेता भी आएंगे, आम पब्लिक भी आएगी, लोकल जो भी बोलेगा उनके लिए उसके ऊपर एक मुकदमा होना चाहिए ऐसा। लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो इनकी जबान बंद हो जाएगी। इनको पूछेगा कौन? ये गाली कैसे देंगे? फिर इनको जानेगा कौन? क्योंकि ये तो अपने आप को हाईलाइट करने का एक तरीका बना लिए हैं। कभी लालजी सुमन वहां से बोलेगा, कभी कोई नेता बोलेगा, कोई परशुराम को गाली देगा तो कोई श्री राम को गाली देगा, कोई अभी 2 दिन पहले परशुराम जयंती थी, उस पे कई लोगों ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां करी। उसके पहले अंबेडकर जयंती थी, हम लोगों ने एक टिप्पणी अगर कहीं करी हो तो बताइए। लेकिन इन लोगों को कौन सा ऐसा वो दे दिया गया, पावर और सारी शक्तियां दे दी गई कि आप चाहे जो करो वो सब ठीक है। आप राष्ट्रवाद की बात करते करते आप तो टोटल जातिवाद पे ही आके टिक गए हैं। आप उठा के देख लीजिए, टोटल जातिवाद आदमी, हर एक आदमी जानता है, हर एक अधिकारी जानता है, लेकिन सब अपने नाक के नीचे दबे हुए हैं। सब अपनी बचाने में केवल बोल नहीं पा रहे हैं। जी, नई पार्टियां आ रही हैं क्योंकि जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है या बड़ी क्रांति आती है उसमें से राजनीतिक दल और राजनेता उभर के आते हैं। चाहे वह लोहिया को आप देख लीजिए या फिर JP आंदोलन आप देख लीजिए, तमाम नेता उभरे, तमाम नए राजनीतिक दल बने और सत्ता में भी आए।
अब भी एक हमारे सिटी मजिस्ट्रेट हैं अलंकार अग्निहोत्री जी, यूजीसी से आए हैं, उन्होंने एक भगवान प्रभु श्री राम के नाम से शुरुआत की है, राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा राम। एक्शन पार्टी है रविंद्र मिश्रा जी की। सवर्णों के तमाम दल हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के मानस पुत्र संजीव द्विवेदी जी की भी एक पार्टी है, अटल जनशक्ति पार्टी, हालांकि वह भी भाजपा से बहुत ही नाराज जो है चल रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के पड़पौत्र तो जाकर के सीधे टीएमसी में मिल गए, बोले भारतीय जनता पार्टी तो वह कर ही नहीं रही है जो वो कह रही है, क्योंकि पर्दे के आगे कुछ और है, पर्दे के पीछे कुछ और है। महिला बिल ला रहे थे, महिला बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन विपक्ष ने पहली बार अच्छा काम किया, बोले कि सवर्ण बार बार धमकी देते हैं मोदी जी को, तो इस बार धमकी हटा देंगे, दलित वोट आ जाएगा और दलित के बाद साथ ही हमारे साथ महिलाएं आ जाएंगी तो हम जीत जाएंगे। सवर्ण और मुस्लिम से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे यह कहते हैं कि 2-4-5% जो मुस्लिमों को मिल रहा था आरक्षण बंद कर दिया जी, भाई उसमें एहसान किया क्या? लेकिन अब सवर्ण और मुस्लिम इन पर आने वाले समय में भारी ना पड़ जाए। महिला बिल पास नहीं हुआ है, मोदी जी को भी पता है, यूजीसी अटका पड़ा है, असली अग्नि परीक्षा भी है। लेकिन ये जो नए छोटे छोटे दल जो उभर रहे हैं, क्या इनके समर्थन में आने वाले समय में करणी सेना क्या इनका सहयोग सपोर्ट करेगी इन दलों का? क्या आप कहेंगे कि क्या इन दलों को अब एकजुट हो जाना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए? अलग अलग दल बना करके भी कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि 50 दल बना लिए हैं तो 50 वोट है, अगर 100 वोट है तो 50 वोट ही तो मिलेगा, एक एक ही हिस्से में आएगा। अकेला 50 तो भारतीय जनता पार्टी ही लेकर के जो है सत्ता में आ जाएगी। जी, कैसे देखते हैं, क्या कोई राजनीतिक जो है वो एक विजन या प्लान? राजनीतिक, देखिए हमारा अभी कोई प्लान नहीं है। हमारा तो यह है कि पहले आप लोग राजनीतिक पार्टी, जैसे आप लोग हैं, कोई भी पार्टी बनाने से पहले एक बार जो भी समाज के नेता हैं या सवर्ण समाज के जितने भी लोग, जी, उनसे एक बार बैठ के आपको चर्चा करनी चाहिए कि इस पे हम लोगों को क्या करना चाहिए। हम लोगों को कोई मीटिंग करके पार्टी बनानी चाहिए या कैसे इससे लड़ें। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आपने एक पार्टी बनाई और पदाधिकारी खड़ी कर दिए, फिर दूसरे ने पार्टी बनाई, 10 आदमी खड़े कर दिए। ऐसे तो और समाज को आप लोग बांट रहे हैं। भाई चलिए, हमको पद का लालच है, मैं चला गया किसी और में पार्टी में, हमको बना दिया गया, प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया गया। फलाने आए दूसरे पार्टी बनाए, उन्होंने दूसरा अध्यक्ष बना, तो ऐसे समाज और बढ़ गया ना, और जुट इकट्ठा का हुआ। तो मेरा ये मानना है कि और पहले अपने जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं, जिनसे जिनको जिनको दिक्कत है, पहले एक बार बैठ के आपस में मीटिंग करनी चाहिए। और चुनाव से पहले भी एक बार बड़ी बैठक हो, पूरे भारत के सवर्ण समाज के लोग एक साथ बैठें, जो कि अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, फिर वो आपस में डिस्कस करें कि नहीं हमको क्या करना चाहिए। हमको हमारे अगर समाज को बचाना है और समाज की जिम्मेदारी हम लिए हैं, तो हमको समाज को कैसे बचाना है कि हम यूजीसी से भी बचाएं, हम एससी एसटी से भी बचाएं, और कैसे बचाएं, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, इसकी रणनीति बनानी पड़ेगी। जी, ऐसा नहीं है कि पार्टी बनाना कोई विकल्प नहीं है। पार्टी बना के और इतने आसानी से आप विधायक सांसद बना के नहीं कर पाओगे, क्योंकि होता वही है कि जैसे अभी जो हमारे समाज के, सवर्ण समाज के सांसद विधायक जाके सदन में बैठे हैं, वो अब जो जीतेंगे, अगर वो क्रांतिकारी नहीं होंगे तो वो भी वही करेंगे, जाके वहां पे चुपचाप अपने टेबल पे ढपली बजाएंगे और चले आए। तो इसके लिए, इसके समर्थन में मैं नहीं हूं। जी, आरक्षण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, अमित शाह जी ताल ठोक करके कहते हैं कि देखिए आप कुछ भी कर लें। कौन है आप? मतलब किन आपको बता रहे हैं? आप कुछ भी कर लीजिए, आरक्षण नहीं हटेगा। कांग्रेस को तो बोल ये नहीं सवर्ण रहे। समाज को बताया जा रहा है। जी, ये तो सवर्ण समाज हमेशा टारगेट पे रहता है। सवर्ण समाज को बताया जा रहा है कि आरक्षण हम नहीं हटाएंगे, आपको जो करना हो कर लो। आरक्षण को तो लेकर के एक और चोरी आ रही है। विकास साहब वो कह रहे हैं कि देखिए हम अब निजी कार्यालयों में, निजी जगहों पर भी आरक्षण लागू करेंगे कि आप जो है वो कम से कम 70 से 80% जो है वहां दलित लोगों को आप रखेंगे, उनको रखेंगे। और कल को वो झूठ केस लगवाएं या जैसे लगवाएं, मुझे लगता है कि अगर किसी चैनल में ही, हमारे ही चैनल में अगर मुझे कल कोई रखने पड़े और मेरे ऊपर कल को कोई दोषारोपण कर दिया, तेज आवाज में बोल दिया या कुछ कह दिया, तो आप समझिए कि झूठा SC ST लग जाएगा।
100% मालिक तो चला जेल में। तो ये जो आने वाले समय में जितना ये जातिवाद को मजबूत कर रहे हैं, इनको हटाने के लिए बिठाया गया था कि आने वाले समय में गृह युद्ध जैसी संभावनाएं नहीं बनती जा रही हैं। पाकिस्तान गया, गृह युद्ध हुआ, श्रीलंका में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ, हम सबने देखा, बर्मा, म्यांमार, तिब्बत, उसके बाद में बांग्लादेश में अभी ताजा ताजा हुआ, नेपाल में हुआ। लेकिन नेपाल में जो हुआ उसके बाद जो बदलाव है वो अभी आपने देखा होगा। लेकिन जो गृह युद्ध है, इससे नुकसान किसका है? देश का ही, राष्ट्र की संपत्ति का नुकसान है। कभी ये जो यूजीसी जैसा काला कानून इन ले आए हैं, अभी बीच में गृह युद्ध जैसी ही स्थिति थी। एक तरफ तो ये समरसता का भोज कर रहे थे कि सारे समाज को जोड़ो और एक साथ सब खाएं, एक साथ बैठें, उसमें जितने भी आरएसएस या बीजेपी के जितने भी संगठन थे या जो नेता मंत्री थे अपने हिसाब सब समरसता भोज कर रहे थे जी। कि सारे समाज के सारी जाति बिरादरियां को एक साथ बैठा के उनके साथ खाना खाना है। दूसरी तरफ आप यूजीसी ला करके वही समाज को लड़ा दे रहे हो। आप किसी कॉलेज में चले जाइए तो वहां लड़के जो पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वो ऐसा नहीं करते कि ठाकुर एक कमरे में रहेगा, ब्राह्मण एक कमरे में रहेगा, लाला एक कमरे में रहेगा और एससी समाज के एक कमरे में रहेगा, ओबीसी समाज के एक कमरे, ऐसा तो है नहीं वहां पे। वहां अगर 4 मित्र 4 समाज के हैं तो एक ही कमरे में रहते हैं जी। लेकिन आज जो यूजीसी जैसा काला कानून इन्होंने रातों रात लाके थोप दिया है, उसमें उनके मन में भी आ गया है कि हम इसको रखेंगे तो हमारे साथ ऐसा कर देगा, या हाँ और वो कहेगा कि अगर ये हमारे साथ ऐसा नहीं करेगा तो हम ऐसा कर देंगे। भाई उनको तो चाबी दे दी गई ना। इसमें सबसे ज्यादा सवर्ण समाज की जो बेटियां होंगी वो प्रताड़ित की जाएंगी, जो अंदर की बात है जी। हम लोग तो कहते हैं कि सवर्ण समाज की जो बेटियां वो किससे कहने जाएंगी? लड़के तो चलो ठीक है आपस में लड़ जाएंगे, लेकिन जो लड़कियों को प्रताड़ित किया जाएगा उसकी जवाबदारी कौन लेगा? क्या केंद्र सरकार उसकी जवाबदारी लेगी? दिल्ली में जो मामला हुआ था यूजीसी के समय, जब ये ले आए थे बिल, रुकने हाई कोर्ट के रोक से पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ लड़की के साथ, वो भी ब्राह्मण लड़की थी, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? उसके ऊपर उसको गलत फंसा दिया गया। तो ऐसे तो शुरुआत तो हो ही चुकी थी, लेकिन अगर कोर्ट ने रोक न लगाया होता तो ऐसे काले कानून में पता नहीं कितने लोग बलि चढ़ जाते अब तक। उसकी जवाबदारी कौन लेता? जी। क्या प्रधानमंत्री जी या जो कानून मंत्री हैं या जो शिक्षा मंत्री हैं, क्या वो लेंगे? अगर आप यूजीसी जैसा कानून ले आए तो आपने डायरेक्ट हैंडओवर दे दिया। आपको एक जांच कमेटी के लिए भी तो करना चाहिए हर कॉलेज में कि चलिए उसमें एक सवर्ण समाज का आदमी होगा, एक एससी समाज का होगा, एक ओबीसी समाज का होगा। आपने सबको फ्री छोड़ दिया, केवल सवर्णों को किनारे कर दिया कि ठीक है जो इच्छा इनके साथ करो, बाकी जो होगा वो चाबी तो है ही तुम्हारे यहाँ। नहीं, या तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया सवर्ण समाज ने आपके साथ? अंग्रेजों ने एक ट्रिब्यूनल एक्ट बनाया था, जन्मजात अपराधी का ठप्पा लगा दिया जाता था। सबको पता है कि किन किन जातियों पर जन्मजात अपराधी का ठप्पा लगा होता था, मतलब पैदाइशी अपराधी। ये अंग्रेजों ने कहा था, जिन अंग्रेजों की ये लोग वकालत करते हैं हमेशा कि अंग्रेज नहीं आए होते तो ये नहीं बना होता, अंग्रेज नहीं आए होते तो ये नहीं बना होता, कम से कम जन्मजात अपराधी का ठप्पा तो नहीं लगा होता अंग्रेज यदि नहीं आए होते। उन्होंने 10-12 कौमों को मार्शल कौम का खिताब दिया। उन्होंने कहा कि देखिए ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जाट है, ये जो है वो मार्शल कौम है, बाकी सब जन्मजात अपराधी है। मतलब मोदी सरकार अंग्रेजों से खतरनाक निकली, उन्होंने वही उल्टा कर दिया। ले रहे हैं। अरे भाई आपको अंग्रेजों से बदला लेना चाहिए था, आपने जन्मजात अपराधी का जो ठप्पा आप ठोक रहे हैं, ये अंग्रेजों के कानून जो है वो आप बार बार आप ला करके, आपके पास कोई लोग नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर नहीं है, कानून बनाने वाले नहीं है, या कोई काम ही नहीं बचा है कि आप उन्हीं कानून को बार बार आप जो है लेके आ रहे हैं। आप कभी बताते हैं कि आरक्षण देखिए इनकी देन है। अरे भैया आरक्षण तो 1905 से स्टार्ट हो गया था वकालत उसकी। तो आरक्षण हो या कोई भी चीज हो, वो पहले कोई पढ़ने का अधिकार नहीं था महिलाओं को। अरे भाई 16 महिलाएं थी संविधान सभा में, वो कहां से आई? पढ़ने लिखने का अधिकार ही अगर 1950 में मिला तो वो जो 16 महिलाएं थी वो क्या अंगूठा छाप थी? हाँ। मतलब देखो कौन सी किस जगह लोग ले जाना चाहते हैं, किस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन चलते चलते बस अब समय भी हो गया है, क्योंकि आगे बहुत सारे विषयों पर, मुद्दों पर बातचीत करनी है। आप क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? यूजीसी पर लोग
जो है भड़के हुए तो हैं, लेकिन जिनका अभी खून ही नहीं खोल रहा है, बहुत सारे तो ऐसे हैं जिम्मेदार पदों पर, जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिनमें अलंकार अग्निहोत्री एक थे, जिन्होंने इस्तीफा दिया, लात मार दी, उनको पता है सत्ता में हम आएंगे नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं है। मौत से खेल जाना इसे कहते हैं कि एक अच्छे खासे पद को एसी में बैठने वाला व्यक्ति बाहर आकर के धूप में आंदोलन कर रहा है, बैठ रहा है, कहां राजाओं की तरह खड़ा होकर के बात करता था, आदेश देता था, अनुमतियां देता था, आज वह जमीन पर बैठ करके लड़ाई लड़ रहा है एक समाज की। इसे कहते हैं खून खोलना, सत्ता को लात मार देना, नौकरी को लात मार देना कि भाई नौकरी बड़ी नहीं है, धर्म पहले है। और धर्म का मतलब केवल धर्म से नहीं होता है, धर्म की 17 परिभाषा है कि हमारी ड्यूटी बनती है परिवार के लिए और समाज के लिए और संविधान के लिए। खास करके संविधान से कुछ अलग हो रहा है, संविधान समानता की बात कर रहा है, आप असमानता फैला रहे हैं। संविधान कह रहा है कि सबको बराबर करिए। धीरे धीरे डॉक्टर अम्बेडकर भी जो है यहाँ लिख करके गए, उन्होंने कहा कि देखिए जातिवाद जब हटेगा तभी जातियां एक तरह से एक दूसरे को सम्मान देना शुरू करेंगी, तब जाके समानता आएगी। जातियों का सरनेम हटने से समानता नहीं आएगी, जातियों को गालियां देने से समानता नहीं आएगी। सम्मान तो देना हर कोई चाहता है, लेकिन इस शर्त पर नहीं कि आप मुझे गाली दो और मैं आपको सम्मान दूं। और इसीलिए सरकारें चाहती हैं, पार्टियां चाहती हैं कि देखिए हम सत्ता में बने रहें, चाहे जो मरे चाहे जो जिए, हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो अंतिम मैसेज आप क्या देना चाहेंगे सवर्ण समाज को और जो अन्य समाज भी हैं, जिनके लिए जब कोई लड़ाई हो जाती है तो उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, ताकि उनको कल को काले इतिहास के रूप में याद यह न किया जाए कि देखिए काला कानून बन रहा था तो जिनके खिलाफ बन रहा था वो तो विरोध कर ही रहे थे। विरोध तो आपको भी करना चाहिए था, विरोध तो करना हम सबकी जिम्मेदारी है, ये आपके लिए ही नहीं, ये कलंक है, ये गलत है जी। देखिए, रही बात जातियों की, तो जातियों को बांटने का काम तो राजनीतिक पार्टियों ने किया ना भाई। हम तो मान के जैसे करणी सेना की बात करिए, हम क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय हमेशा 36 कौम को लेकर चलने की बात करता है। और यूजीसी की बात है तो इस समय तो पूरा सवर्ण समाज, हम कह रहे हैं कि ओबीसी ये एससी हमारा दुश्मन कब था? हमारे तो कभी नहीं था, ये तो हमारे ही एक अंग थे, हमेशा हमारे कदम से कदम मिला के चले, हमारे साथ रहे, हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं किसी समाज से। लेकिन जो सरकारें रातों रात ला के काला कानून हमारे ऊपर, सवर्णों के ऊपर थोप दे रही हैं, हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी किसी से व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत आदमी कुछ नहीं करता। ये तो सरकारें अपने राजनीति को चमकाने के लिए, अपने सत्ता में बने रहने के लिए ही थोपा जा रहा है मेरे ऊपर ना, जैसे हमारे सवर्ण समाज के ऊपर कि इनके ऊपर थोप दो और ये हई क्या कर पाएंगे। कोई किसी को बांट दिया जाता है कि ब्राह्मण 15% है, ठाकुर 10% है, इनको हम लोगों को परसेंटेज में एक बना करके एक नरेटिव सेट कर दिया जाता है और उनको सेट किया जाता है कि आप तो 80% हो। तो ये जो नरेटिव सेट करने का काम है ना, ये बहुत गलत है। मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में ठाकुर तो 17% है, गिनती करा लीजिए, आप गणना करा लीजिए केवल ठाकुरों की, ब्राह्मणों की गणना करा लीजिए, सवर्णों की एक अलग से गणना ही करा लीजिए, आपको औकात पता लग जाएगी अपनी कि आप क्या हैं। और एक सवर्ण अगर कोई मरा भी होगा ना तो उसके हाथ में 10 से 15 वोट होते हैं। तो अगर हम सवर्ण, अगर टोटल आप कहोगे कि हम 20% हैं, तो 20% का सीधे डबल तिबल करके आप जोड़िएगा। मैं उनको बताना चाहता हूं जो यूजीसी जैसा काला कानून सवर्ण के ऊपर थोप दिए हैं कि अगर आप 20%, हमको टोटल अगर 40% कहते हो तो हम 80-60% की राजनीति करते हैं। 40% हमारे हैं तो 20% हम अलट पलट भी देते हैं। तो ये काला कानून जो हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, ये बहुत ही गलत है और जब तक ये खत्म नहीं किया जाएगा तब तक हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एक चीज और आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये जो एक पार्टियां आजकल के समय में समाज को, जैसे इतिहास को पलट के और सनातनी को लड़ाने के चक्कर में जातियों में बांट करके, ये बहुत ही गलत और बहुत निंदनीय है। और रही बात जो करणी सेना को लोग बताते हैं, करणी सेना अपने आप में ही एक ब्रांड है और सनातन पे जब जब बात आएगी, सनातन पे जब जब आंच आएगी या हमारे इतिहासों से जब जब छेड़छाड़ होगी तो हमारी तलवार ऐसे ही चमकेगी। तो हमारे साथ में विकास सिंह थे, जो वर्तमान समय में प्रदेश संगठन मंत्री हैं श्री राजपूत करणी सेना के। इनका नंबर भी स्क्रीन पर दिया हुआ है और यदि आपको किसी को भी कोई आवश्यकता पड़ती है
आपको लगता है कि करणी सेना से मदद मांगनी चाहिए तो बेहिचक जो है आप मदद मांगिए, क्योंकि हम लगातार ऐसे संगठनों को लाते हैं जो मदद करने में पीछे नहीं है, जो केवल संगठन बना करके नहीं बैठे हैं, जिनका काम केवल कार्ड बांटना नहीं है, पद बांटना नहीं है, जिनका काम है हकीकत में उतरना और समाज को संरक्षण देना, आरक्षण नहीं। कोई भी समाज, चाहे वह कमजोर हो, चाहे कोई व्यक्ति कमजोर हो, उसको आरक्षण की नहीं, उसको संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, प्रणाम।